रिद्धि जब शादी करके अपने ससुराल आती है तब वहां के मसालों से बना हुआ खाना रिद्धि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाय हाय, कितना सड़ा हुआ स्वाद है इस दाल का। और ये सब्जी, इसे खाकर तो मुझे मौत ही आ जानी है। मेरे मायके में कितना अच्छा खाना बनता है और यहाँ पर कितना बकवास खाना है। फिर रिद्धि अपनी माँ शर्मिला को फोन लगाती है और मसालों के बारे में बताती है। रिद्धि बिटिया, तू चिंता मत कर। जब पगफेरी की रस्म के लिए तू यहाँ पर आएगी तब तू यहाँ के मसालों को भर भर के लेकर जाना। वहाँ के मसालों का स्वाद अलग है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। और नहीं तो क्या माँ, इन मसालों का बना हुआ खाना खाकर मेरे मुंह का तो स्वाद ही बिगड़ चुका है। फिर रिद्धि जब पगफेरी की रस्म के लिए अपने मायके जाती है तब वो अपनी माँ के हाथों से बनाए हुए मसालों को डब्बों में भरकर अपने ससुराल लाती है। हो कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आज तो खाना खाकर बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि ये मसाला मेरे मायके का है। फिर रिद्धि उन मसालों से खाना पकाती है जिसे खाकर उसकी सास उर्मिला और पति भूषण बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू रानी, आज का खाना तो एकदम बढ़िया बना है, मजा ही आ गया। सच में रिद्धि, खाना तो बहुत ही बढ़िया बना है। ऐसा कौन सा जादुई मसाला डाला है आज के खाने में? मेरे मायके के जादुई मसाले। क्या? हाँ, मेरे मायके में मेरी माँ बहुत ही अच्छे मसाले पीसती है। वो पूरी जी जान लगा देती है और ओखल और सिलबट्टे पर मसाले पीसती है। अच्छा, क्या बात है। मेरी माँ तो इस उम्र में भी बहुत मेहनती है। वो दिन रात परिश्रम करती है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। और ना ही उनके इन शानदार मसालों का। अरे बस कर, कितनी तारीफ करेगी। और माँ जी, मैंने तो भर भर के मसाले लाए हैं। अभी आज तो मैंने सिर्फ आलू का सालन और बैंगन का भरता ही बनाया है। बाकी की सब्जियों में जब मेरे मायके के मसाले पड़ेंगे तब तो स्वाद में और भी 4 चांद लग जाएंगे। बस बहू बस, अब जाकर मेरे लिए ठंडी छाछ ला। हाँ हाँ, लाती हूँ। छाछ भी मसालेदार बनाई है। मेरी माँ तो छाछ में डालने के लिए भी बढ़िया मसाले बनाती है। वो मसाले तो और भी स्वादिष्ट है। एकदम करारा स्वाद आता है छाछ को। हे भगवान, 4 दिन हुए नहीं इसकी शादी को और ये अभी से अपने मायके की माला जप रही है। ये लीजिए माँ जी, ये मेरे मायके के मसालों से बनाया हुआ छाछ। बस कर बहू, कितनी तारीफ करेगी अपने मायके की। अरे अभी तू शादी करके अपने ससुराल में आ चुकी है, तुझे थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए ना। लेकिन माँ जी, मुझे इस शहर के मसाले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। उसमें वो बात है ही नहीं जो बात मेरे मायके के मसालों में है। लेकिन बहू, हमें यहाँ के खाने की आदत है, इसीलिए तू हमारे यहाँ के मसालों से ही खाना बनाएगी, समझी तू? लेकिन माँ जी, उर्मिला कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। लेकिन रिद्धि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो फिर अपने मायके के मसालों से खाना बनाती है। रिद्धि बहू, तूने फिर से अपने मायके के मसालों से खाना बनाया ना, बाज नहीं आएगी तू। क्या करूं माँ जी, अब मुझे मेरे मायके के मसाले ही पसंद है, उनकी बात ही निराली है। समधन जी के मसाले तो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन अगर तू अपने मायके के मसालों से ही खाना बनाएगी तो यहाँ के मसालों का क्या करेंगे? तुझे मैंने कल ही कहा था कि तू यहाँ के मसालों से खाना बनाएगी। अरे माँ जी, आप नहीं जानती कि मेरे मायके के मसाले क्या है। अरे इस शहर के लोग दुकानों से मसाले खरीदते हैं, पैकेट वाले मसालों में मिलावट होती है। मेरी माँ ने तो खुद अपने हाथों से ये मसाले पीसे हैं। दूर दूर से लोग उनके मसाले लेने आते हैं। बस बहू, बहुत गा लिया तूने अपने मायके का गुणगान। कभी कभार समझ में आता है, लेकिन रोज रोज तो अपनी चला नहीं सकती।
ये मेरा घर है और मैं तेरी सास हूँ। तू मेरी सास नहीं है, इसीलिए जो मैं तुझे आदेश दूंगी उसका तुझे पालन करना ही होगा। उर्मिला को रिद्धि पर बहुत गुस्सा आता है। इस रिद्धि की तो ऐसी की तैसी अपने मायके के मसालों पे बहुत ही उड़ रही है। अभी इसके सारे मसाले गायब कर देती हूँ। इन मसालों को तो मैं लोगों में बांट देती हूँ। फिर उर्मिला सारे मसालों को पैकेट्स में पैक करती है और उन्हें लोगों में बांट देती है। और जब रिद्धि अपने मसालों को देखने जाती है तब उन्हें गायब देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, मेरे माँ के मसाले कहाँ पर गए? यहीं पर तो रखे थे मैंने। क्या हुआ रिद्धि बहू, इतनी परेशान क्यों है तू? अरे माँ जी, मेरे माँ के बनाए सारे मसाले गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बहू, मसालों को पैर थोड़ी ना है जो कहीं चले जाएंगे। लगता है कोई चोर आया होगा और उसने ही चोरी किए होंगे। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो माँ जी? भला मसालों को भी कोई चोरी कर सकता है क्या? अब तू ही कहती है कि उनकी सुगंध कितनी अच्छी है, कोई भी उसे सूंघकर दीवाना हो जाएगा। नहीं माँ जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे नहीं बहू, दाल में ना तो कुछ काला है ना पीला है। तुझे पता है आजकल मसालों के दाम कितने महंगे हो गए हैं, इसीलिए उन चोरों ने मसालों की चोरी की होगी। जाने दो, वो चोर भी क्या याद रखेगा। उसे भी पता चलेगा कि उसने कितने टेस्टी मसाले चुराए हैं। इस चोरी के बाद रिद्धि अपने मायके से और भी मसाले मंगवाती है, जिसे देखकर उर्मिला का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो अपने बेटे के कान भरती है। भूषण बेटा, अपनी बीवी को समझा। आखिर कब तक हम उसके मायके के मसालों से बना हुआ खाना खाएंगे? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे मेरे समझाने पर वो मुझे ही 2 शब्द सुनाने लगती है। अब तू ही देख अपनी बीवी को। ठीक है माँ, मैं उससे बात करूंगा। फिर भूषण रिद्धि के पास जाता है। देखो रिद्धि, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मायके के मसाले बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे बचपन से इसी शहर के मसाले खाने की आदत है। इसीलिए प्लीज अपने मायके के मसाले का खाना मत बनाया करो। अरे ऐसे कैसे ना बनाऊं? शादी सिर्फ मैंने नहीं की, तुमने भी की है। हर त्याग सिर्फ मैं ही क्यों करूं? तुम्हारे लिए तो मैं अपना मायका छोड़कर आ गई, और तुम इतना छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते क्या मेरे लिए? पर रिद्धि, देखो भूषण, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो अपनी माँ से कहो खाना बनाने के लिए। मैं अपने लिए सब्जी अलग से बनाया करूंगी, वो भी अपने मायके के मसालों से। फिर तुम खाते रहना यहाँ के मसाले की सब्जी। ठीक है रिद्धि, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात तुम पहले माँ से पूछ लो। उतने में वहां पर उर्मिला आ जाती है। तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली और मैं ये त्याग बिल्कुल नहीं करूंगी। बहू, तुझे बदलना ही होगा। तुझे अपने मायके के मसाले छोड़कर यहाँ के मसालों से खाना बनाना होगा। हाँ हाँ, क्यों करेगी आपको ये त्याग? पहले दिन जब मैंने उन मसालों का खाना बनाया था तब तो बड़े तारीफों के पुल बांधे थे आपने, लेकिन बाद में आपका ईगो हर्ट हो गया और इसीलिए आपने अपने मसाले इस्तेमाल करने की जिद पकड़ ली। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू? मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप मेरी माँ से जलती हो क्योंकि वो इस उम्र में भी कितनी मेहनत करती है और इतनी सक्सेसफुल है। चुप कर बहू। चुप क्यों हूँ मैं एकदम सच कह रही हूँ। देखो माँ जी, मैं अपने फैसले से टस से मस नहीं होंगी, समझिए आप? वरना एक काम कर सकते हैं, एक दिन मेरे मायके के मसालों से खाना बनेगा और एक दिन आपके मसालों से। चलेगा आपको? ठीक है, मुझे इस फैसले से कोई परेशानी नहीं। तभी वहां पर पड़ोस की 2 औरतें आती हैं। अरे उर्मिला बहन, क्या मसाले दिए थे आपने?
उन्हें खाकर तो मेरा रूठा हुआ पति भी मान गया। सच में बहुत लाजवाब मसाले थे। मुझे और 5 किलो चाहिए साल भर के लिए। मैं अपनी बेटी को भी भिजवाऊंगी। और मुझे 10 किलो चाहिए। माँ जी, ये कौन से मसालों की बात कर रही है? बहू, वो दरअसल मैंने। फिर उर्मिला रिद्धि को सारा सच बता देती है, जिसे सुनने के बाद रिद्धि और भूषण चौंक जाते हैं। माँ जी, ये आपने बहुत गलत किया है, लेकिन आपकी इसी गलती के कारण मेरी माँ का ही अच्छा हुआ, क्योंकि उन्हें और कस्टमर्स मिल गए। फिर अंत में उर्मिला के कारण रिद्धि के मायके के मसाले और भी ज्यादा बिकने लगते हैं। और उस दिन के बाद से वो एक दिन मायके के और एक दिन ससुराल के मसाले इस्तेमाल करती है। शादी के बाद प्रीति शांति जी की बहू बनकर शांति निवास में रहने आती है। प्रीति वैसे तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो जो भी खाती है उसे वो पचा ही नहीं पाती और इसी कारण उसे कभी भी पोटी लगती है। एक दिन वो पौधों को पानी दे रही होती है। चलो जल्दी से इन पौधों को पानी डाल देती हूँ और इसके बाद मुझे कपड़े भी तो धोने हैं। अभी तक तो पेट शांत है मेरा, लेकिन कभी भी गड़बड़ हो सकती है। प्रीति ऐसा बोल ही रही होती है कि उतने में ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे नहीं, ये क्या? जिसका डर था वही हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी? जल्दी से भागना होगा मुझे बाथरूम में। प्रीति बाथरूम में भागने ही वाली होती है कि तभी उतने में वो अपनी साड़ी में ही पोटी कर देती है। ओह नो, फैल गया रायता। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस प्रॉब्लम से। कभी भी और कहीं भी हो जाती है। कितने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। अरे बहू, क्या हुआ? अकेले में क्या गुटरगू कर रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी, बस पौधों को ही पानी डाल रही थी। यू, छी 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 छी, लगता है किसी पालतू कुत्ते ने पास में ही गुड़ गोबर किया है। गंदी बदबू यहाँ तक आ रही है। अगर मैं माँ जी के पास गई तो माँ जी समझ जाएगी कि वो गुड़ गोबर मैंने ही किया है। नहीं प्रीति, तू तो अपने सास से दूर ही रह। फिर एक दिन प्रीति अपनी सहेली के घर किटी पार्टी के लिए जाती है। तभी बीच पार्टी में ही उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगती है। नो नो नो, अभी नहीं अभी नहीं। प्रीति का डाइजेस्टिव सिस्टम बाकियों की तरह नहीं होता। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती और वो वही बैठे बैठे अपनी ड्रेस में पॉटी कर देती है और वहां पर पॉटी की गंदी बदबू फैल जाती है। छी यार, ये पॉटी जैसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? सच में यार, छी, मुझे तो उल्टी ही आ रही है। किसी ने ड्रेस में तो कांड नहीं कर दिया ना? यार गाइस, सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मेरा तो दम ही घुट रहा है। मैं अभी निकलती हूँ। वैसे भी लेट हो चुका है, कपिल भी आता होगा। इतना कहकर प्रीति जैसे तैसे वहां से निकल जाती है और घर जाते समय उसे एक मेडिकल में हगीज के पैकेट्स दिखाई देते। डॉक्टर और बाकी के सारे इलाज करके देख लिए, लेकिन मेरी मुसीबत का हल मुझे मिला ही नहीं। शायद ये हगीज ही मेरी मुसीबत का हल हो सकता है। अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर प्रीति अपने मुंह पर मास्क लगाती है और हगीज खरीदने जाती है, लेकिन तभी वहां हवा का झोंका आता है और उसका मास्क उड़ जाता है और उसे हगीज खरीदते हुए उनके गली में रहने वाली उषा काकी देख लेती। अरे, ये तो कमला की बहू प्रीति है। अभी अभी तो शादी हुई है इसकी और ये हगीज लेने काहे आई थी यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के पहले ही कमला दादी बन गई हो? कुछ तो गड़बड़ है। जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। फिर अगले दिन उषा कमला के पास आती। अरे कमला, तेरी बहू को मैंने कल मेडिकल में हगीज खरीदते हुए देखा था। क्या बात है? कहीं तेरी बहू ने शादी के पहले तो तुझे खुशखबर नहीं दी ना? ये तू कैसी बातें कर रही है उषा?
मेरी बहू के बारे में ऐसे बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे लेकिन चुप रहे तू, वरना एक दूंगी खींचकर। चल निकल मेरे घर से, बेवकूफ कहीं की। कमला उषा को तो वहां से भगा देती है। फिर वो प्रीति के पास आती है। प्रीति बहू, वो उषा मुझे बता रही थी कि तू कल मेडिकल में हगीज खरीदने गई थी, क्या यह सच है बहू? हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। उस चुड़ैल बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। अब मैं क्या जवाब दूं माँ जी को? सोच प्रीति सोच। बहू, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। मौन व्रत क्यों धारण किया है तूने? नहीं तो माँ जी, वो दरअसल मेरे दोस्त है ना शीना, उसे लड़का हुआ है, इसीलिए मैं उसे कल मिलने गई थी। अब खाली हाथ कैसे जाती, इसीलिए उसके बेटे के लिए मैं हगीज खरीद रही थी और साथ ही कुछ कपड़े भी लेकर गई थी। अच्छा, तो ये बात है। वही मैं सोचूं कि तू क्यों पहनेगी हगीज। और नहीं तो क्या माँ जी, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो इस उम्र में हगीज पहनूंगी। अब आपको क्या बताऊं माँ जी, हालात तो कुछ वैसे ही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बचपन के बाद इस उम्र में मुझे फिर से हगीज पहनना पड़ेगा। प्रीति अब रोजाना हगीज पहनने लगती, जिसके कारण उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हर रोज प्रीति डायपर को कचरा वाला आने से पहले घर से दूर एक कूड़ेदान में फेंक कर आती। एक सुबह उसकी सास उसे पकड़ लेती है। बहू, तू सुबह के 5 बजे कहाँ जा रही है? अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ। देख बाहर कितना अंधेरा है। अरे आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं वॉक करने जा रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस पर पूरा ध्यान देना है, इसीलिए मैं अब रोज सुबह 5 बजे उठकर वॉक करके योगा करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। लेकिन ये काली थैली में क्या है? ये तो कचरा है माँ जी। वो कल रात को मैंने और कपिल ने पिज्जा मंगवाया था, तो उसी का कचरा है। अरे लेकिन तू इसे क्यों फेंक रही है? इसे हमारे घर के कचरे में फेंक देती ना। वैसे भी 8 बजे तक कचरा वाला आता ही है। अब जाने दीजिए ना माँ जी, चलिए मैं चलती हूँ। अरे लेकिन बहू। ओके बाय माँ जी। प्रीति वहां से फटाफट निकल जाती। एक दिन प्रीति घर में नहीं होती और तभी कमला को नेल पेंट चाहिए होती है। अरे प्रीति बहू तो बाहर गई है, अब उससे नेल पेंट कैसे मांगू? हमारी किट्टी पार्टी तो अभी थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी और बहू को आने में देर लगेगी। एक काम करती हूँ, खुद ही उसकी अलमारी में से नेल पेंट निकालती हूँ। फिर कमला प्रीति की अलमारी में नेल पेंट ढूंढने लगती है। वो उसकी पूरी अलमारी छान मारती है, तब जाकर उसे एक बॉक्स में नेल पेंट मिलती है। लेकिन तभी वो देखती है कि प्रीति ने उस बॉक्स के पीछे हगीज का एक बड़ा पैकेट छुपा कर रखा है। अरे ये क्या? ये हगीज का पैकेट यहाँ पर क्यों छुपा के रखा है प्रीति बहू ने? आखिर क्या माजरा है? बहू और हगीज का क्या संबंध हो सकता है? और बहू ने इसे ऐसे छुपा कर क्यों रखा है? कमला को अब प्रीति पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उस पर 24 घंटे नजर रखने लगती है। मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि आखिर क्या गड़बड़ घोटाला है। फिर अगली सुबह जब प्रीति नहाने जाती है, तब कमला देखती है कि वो अपने कपड़ों के साथ साथ हगीज भी लेकर जा रही है और बाहर निकलने पर उसके हाथ में डायपर होता ही नहीं। और ये देखकर कमला चौंक जाती है। इसका मतलब मेरी बहू हगीज पहनती है? फिर कमला प्रीति के पास आती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तू हगीज पहनती है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, अब जब आपके सामने सारा सच आ ही गया है तो मेरे छुपाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, पहनती हूँ मैं डायपर। मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण मुझे कहीं भी कभी भी पॉटी आती है और मैं बाकियों की तरह उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। लेकिन बहू,
इस प्रॉब्लम के लिए तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। ये हगीज पहनने से क्या होगा? मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, घरेलू उपचार भी किए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये बहुत गलत हरकत है, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं मजबूर थी। जिस उम्र में मुझे अपने बच्चे को हगीज पहनाना चाहिए, उस उम्र में मैं खुद हगीज पहन रही हूँ। नहीं बहू, माफी मत मांग। मुझे तेरी इस दुविधा के बारे में जरा भी खबर नहीं थी, लेकिन अब तू चिंता मत कर। हमारे गांव में एक वैद्य जी है, मैं तुझे उनके पास ले जाती हूँ, जिसके बाद तेरा ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कमला एक माँ की तरह अपनी बहू की पीड़ा समझ लेती है और वो उसे गांव में एक वैद्य के पास ले जाती है, जिनके उपचार से प्रीति पूरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाती है, जिसके बाद उसे फिर कभी हगीज पहनने की नौबत नहीं आती और वो भी बाकियों की तरह सुखी जीवन जीने लगती।